इतिहास से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। मुझे लगता है आज जनरल जीडी बख्शी के लिए सार्थक। आदरणीय धर्मेंद्र शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि वे धरती के लाल और पूज्य संतों का आज इस सर उसी तरफ रही ना। हाँ, इस तरफ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर माननीय जनरल जीडी बख्शी जी, और मैं उनको डॉक्टर जीडी बख्शी भी कह सकता हूं, डॉक्टरेट की उपाधि भी आपने अर्जित की है। संस्कारधानी में जन्मे संस्कारधानी के पुत्र आदरणीय जनरल जीडी बख्शी जी। फर्स्ट लेडी मंच पर आए, ये सुखद सौभाग्य सुखद क्षण है। परम पूजनीय मैत्री दीदी से मैं अनुरोध करूंगा, परम पूजनीय मैत्री। श्रुति स्मृति पुराना नाम आलयम करुणालयम, यह श्रुति और स्मृति की जो अनुभूति हम सभी को जनरल बख्शी ने बताई। न्यास के अंकित पांडे जी, वासुदेव जी और आप सभी से मैं अनुरोध फर्स्ट लेडी मैडम जीडी बख्शी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। अरे नहीं हो पाएगा पराक्रम फाउंडेशन, ब्रह्मर्षि मिशन समिति, विद्वत परिषद महाकौशल प्रांत विद्या भारती की ओर से आज का यह कार्यक्रम पराक्रम सम्मान 2024 के सम्मान तक। कोई बीमारी करा दिया है। सबसे बड़ी बीमारी तो वो खुद हैं। सांप हमने सुना था, आस्तीन का सांप जो अगर एक भारतवर्ष में जीती जागती मिसाल है वो ये मोहतरमा, ठीक है। और जब इनको चीफ मिनिस्टर बना के जो हमने गलती करी थी वो आज तक हम भुगत रहे हैं उसका खमियाजा, क्योंकि इसने इतना नुकसान किया, हमारा इतना नुकसान किया। इसके नाम के ऊपर कि ये बड़ी देशभक्त अपने आप को बताती थी, इससे बड़ा देशद्रोही दूसरा नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि कश्मीर के लोगों ने इनको इनका सही सत्य और चेहरा दिखा दिया। तो आतंकी घटनाएं लेकिन जो कश्मीर में हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो पूरी तरह से? देखिए, आतंक की घटनाएं जो हैं, पहले ये मैं था रोमियो फोर्स कमांडर रजौरी पुंछ में हाँ, और वहाँ हमने 2004-2005 में कमर तोड़ दी थी आतंकवाद की, खलास कर दिया। उसके बाद लोग थोड़े निश्चिंत हो गए, वहाँ से फौजें हटाने लगे, यूनिफॉर्म फोर्स को लद्दाख भेज दिया। रोमियो फोर्स जहाँ 18 पलटनें होती थी आज वहाँ 7 पलटनें कर दी। तो जब आप गैप खोलते हैं तो दुश्मन भी तो देखता है और फ़ायदा उठाता है। आज एक नया विकल्प शुरू हो रहा है कि साहब ये जो है हम फौज की नफरी बहुत ज़्यादा है, कम करो, पैसा बड़ा लग रहा है, पेंशन देनी पड़ रही है। फौज की पेंशन में आपको तकलीफ़ होती है? तो ये जो है ये बड़ा गलत विचारधारा है। हमको दोनों चाहिए, हथियार भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। सर लेकिन इस बीच देखिए, ये संस्कारधानी है और जब भी आते हैं नर्मदा जी की शरण में जाते हैं। पहले कल आरती देख के आए, मैंने गंगा जी में आरती देखी है, कहीं और जगह हरिद्वार वगैरह आरती देखी है, लेकिन ऐसी जो आरती जबलपुर में होती है और कहीं नहीं। वो लोग कहते हैं ना कि गंगा में स्नान नर्मदा के दर्शन मात्र काफ़ी है। इतनी पवित्र पावन नदी है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने यहाँ बैठ के तप किया था, नर्मदा के तट पर बैठ के उन्होंने तप किया था। और उन्हीं की जो रचित वो है नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम, वो कल सुन के बहुत अच्छा लगा। जब भी ऊर्जा क्षीण हो रही होती है तो मैं जबलपुर आता हूँ, नर्मदा जी के तट पे जाता हूँ, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर फिर अपने कार्यों में लगता हूँ। सर आप कारगिल वॉर लेखक भी हैं, अब हिस्ट्री ऑफ हिंदुज़्म आपने लिखा हुआ है। इन दिनों देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है और खास तौर पर अखंड भारत की बात चल रही है। आपको क्या प्रैक्टिकली आप क्या विचार हैं? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है आपके सामने, ठीक है। 1971 में जो हमने युद्ध किया था और वहाँ पे हमने पूरे दक्षिण एशिया की स्थिति का काया पलट कर दिया। सिक्योरिटी सिनेरियो जो था काया पलट हो गया। आज हम देख रहे हैं साहब कि उसका काया पलट कर दिया गया है। अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान की ISI से मिलकर
बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ पे वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके मंदिर तोड़ रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, औरतों का बलात्कार कर रहे हैं और वो अपने आप को बड़े सूरमा बता रहे हैं कि हम दिल्ली तक आक्रमण करेंगे, दिल्ली तक कब्जा करेंगे। तो समय आ गया है कि हमारी पीढ़ी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये जो युवा पीढ़ी है आज, उसके लिए समय आया है, चुनौती का समय है। 2.5 फ्रंट वॉर से 3.5 फ्रंट वॉर आ गई। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और घर के भेदी लंका ढाए तो वो तो शुरू से हैं, माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट हैं, यू नो। तो अब समय आ गया है चुनौतीपूर्ण समय, संघर्ष का समय, जबकि जो बाकी बचा पाकिस्तान है इसके 4 टुकड़े किए। और ये जो बेवकूफ़ देश जो बड़ी हेकड़ी दिखा रहा है, जो आंखें दिखा रहा है, जो लड़ने की आतुरता दिखा रहा है, वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। अगर ये हिंदुओं को घर से बेघर करता है जैसे कश्मीर में हुआ था, तो हमें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे का बांग्लादेश का इलाका जो अंगूठे की तरह निकला हुआ है भारत के अंदर, उसको कैप्चर कर लेना चाहिए और सारे विस्थापित हिंदुओं को वहाँ पे बसा देना चाहिए और हिंदू देश बनाना चाहिए। कर एक सवाल होता है कि क्या अभी भी विपक्ष भी एक सवाल उठाता है कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर खत्म करेंगे। आप क्या विचार रखते हैं, अग्निवीर कितना सेहतमंद है हमारी फौज? देखिए, अग्निवीर का जो रीज़न ये था कि आज के दिन हमारी जो तनख्वाह का बिल है 1,06,000 करोड़ है और जो पेंशन का बिल वो 1,11,000 करोड़। ठीक है साहब, तो कब तक ये चल सकता था? कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन जो कुछ किया गया, मेरे मत में वो थोड़ी जल्दबाजी में किया गया। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा सोच के करें तो हमको जो है ये अग्निवीर की जो अवधि है बहुत छोटी है। जब मैंने बांग्लादेश का युद्ध लड़ा था तो उस वक़्त वो 7 साल की सर्विस होती है। उसमें आदमी ट्रेन ठीक से होता है, घुल मिल जाता है यूनिट में, बॉन्ड्स बन जाते हैं और वो लड़ाई के मैदान में काम आते हैं। तो 4 साल से अवधि 7 साल बढ़ाइए। अभी 25% को रखा जाता है, 75% को घर भेज दिया जाता है। उसको 70% को रखिए और केवल 20-25% को वापस भेजिए। ठीक है, क्योंकि ये कहना कि साहब हम दूसरा कैरियर बड़ा बढ़िया देंगे, अरे पहले कैरियर का क्या हुआ? पहला कैरियर अगर नहीं ठीक होगा तो मुझे बताइए, अगर आज के दिन गांव का एक लड़का सीआरपीएफ में जाए, बीएसएफ में जाए, आईटीबीपी में जाए और ये जो हमारे बाकी अर्धसैनिक बल हैं वहाँ जाए, 58 साल की नौकरी कर सकता है। तो इजी मैड क्यों आएगा वो 4 साल की नौकरी के लिए? और आएगा तो तभी आएगा जब उसने सब कर लिया और कुछ नहीं हुआ। अभी हमने सुना खबर कि एक बेचारा लड़का वो अग्निवीर के लिए दौड़ लगा था, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया। मतलब फिर आपको ऐसे बेचारे लोग मिलेंगे जो कि वो बोले ना कि सब जगह छट गए, कहीं और नहीं हुआ तो साहब चलो फौज चलो, ऐसे तो पुनर्विचार करना चाहिए। उसका पुनर्विचार बहुत आवश्यक है। बांग्लादेश में सर जिस तरीके आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो आला था देश को तोड़ने का वो है जाति, कास्ट। और ये कास्ट जो शब्द है वो किसी हिंदी भाषा, किसी भारतीय भाषा में नहीं। इट इज़ कम्स फ्रॉम अ पोर्चुगीज़ वर्ड कॉल्ड कास्टा। अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण किया ताकि ये देश को तोड़ें और राज करें। यू नो, तोड़ो और काटो, कटोगे तो टूटोगे, कटोगे तो टूटोगे। वो ये कोई नई चीज़ नहीं है साहब, ये तो अंग्रेज़ों का ट्राइड टेस्टेड फार्मूला है। दुख ये होता है कि आज़ादी हुए 75 साल हो गए, अभी भी आप कास्ट पे राजनीति कर रहे। आपकी पूरी राजनीति और कोई है ही नहीं मुद्दा सिवाय कास्ट के। ये रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन, ये सेंसस, वो सेंसस, क्या बकवास है। हम सब भारतीय हैं, पीरियड। और आपको रिजर्वेशन देनी है तो आप इकोनॉमिक मुद्दों पे दीजिए, जो गरीब है उसको हेल्प करिए ना, कि ये कास्ट वो कास्ट। क्यों फिर हम कास्ट लोगों को याद दिलाएं? भारतीय फिर कौन रहेगा? अगर मैं बख्शी, आप गुप्ता, आप फलाना, ये सिंह, वो वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर हु इज़ एन इंडियन?
हु इज़ एन इंडियन, मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय कौन है आज के दिन। सब कास्ट में बांट दिए तो लड़ो मरो, ये तो हमारा शुरू से होता आया है कि आपस में लड़ाओ, कुत्तों की तरह लड़ेंगे, बाहर वाले आगे राज करेंगे। जहाँ आप इसके ऊपर उबर जाओ, आपको कोई दुनिया में ताकत रोक नहीं सकती। थैंक यू। इंटर रिलीजन समरसता की भी मांग जो है देश करता है, अगर संवैधानिक तौर पर देश को मिलजुल कर आगे बढ़ना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के भाषण बड़ा विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसमें कॉग्निजेंस भी लिया है। कांग्रेस जो है वो एक इम्पीचमेंट लाने की बात कह रही, महाभियोग लाने की। देखिए, मेरा फलसफा बड़ा सीधा है, हम सब भारतीय हैं। जब आप सेना में आते हैं तो आपको पहली चीज़ कही जाती है तुम्हारा कास्ट, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ये ज़रा गेट के बाहर रख दो। अगर लेके अंदर आए तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन आर्मी के बाशिंदे हैं। हमारे देश से बड़ा भगवान हमारा दूसरा कोई नहीं। देश भी ऐसे ही चलना चाहिए। देश भी ऐसा ही चलना चाहिए। जब चलेगा तो आपको